जय हिंद दोस्तों एक रिफ्रेशिंग टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है सेल्फ मेडिकेशन वर्सेस डॉक्टर्स एडवाइस। सेल्फ मेडिकेशन वर्सेस डॉक्टर्स एडवाइस। ये सारी जो भी एनर्जी और इनपुट मेरे पास है वो बेस्ड है। अभी एक रीसेंट प्रोग्राम में मैं था, वो मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक, वो जो टॉपिक था वो था वर्ल्ड सेप्सिस डे। वर्ल्ड सेप्सिस डे अपने डिपार्टमेंट के हमारे ऑडिटोरियम में ये ऑर्गेनाइज्ड था। एक फार्मा कंपनी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बड़े दिग्गज लोग, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मंजूनाथ सर भी थे उसमें, और बहुत सारे वेटरन डॉक्टर्स जयदेवा हॉस्पिटल के, मणिपाल हॉस्पिटल के और तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बेंगलोर में सिचुएटेड हैं उनमें से डॉक्टर्स थे। सब ने अपनी अपनी, उसमें से ऑन्कोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे तरह के डॉक्टर थे। और हर डॉक्टर ने अपने अपने विचार रखे। उसमें कुछ जो हमारे समझ में आया, आई एम नॉट रिलेटेड टू मेडिकल, बस जो चीज़ मुझे उनसे समझ में आई वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक ज़रूर पहुँचा दूँ। दोस्तों, उन्होंने एक जो मणिपाल के डॉक्टर साहब ने, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि नॉर्मली हम किसी भी मेडिकल शॉप पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे खांसी जुकाम है, मुझे दवाई दे दो। वो एक कफ सिरप दे देता है, नॉर्मल पैरासीटामोल, सिट्रीजिन टैबलेट आपको दे देता है। कॉमनली यूज्ड मेडिसिन वो आपको दे देता है। आप फिर उसके पास जाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद पहुंचते हैं कि भाई उससे ठीक नहीं हुआ। वो तुरंत एंटीबायोटिक आपको दे देता है और आप एंटीबायोटिक को ले लेते हैं। ये बहुत दुखद परिस्थिति है। जो डॉक्टर अपनी जो दुख है उसको प्रकट कर रहे थे कि हमें ट्रीटमेंट करने में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कारण क्या होता है कि ये पहले से ही ऐसे एंटीबायोटिक खाते खाते कम से कम वो बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ही हैज ऑलरेडी टेकन। हाउ टू ट्रीट दैट पर्सन? वो ऑलरेडी कई एक एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंस हो चुके होते हैं। उनको बड़ी तकलीफ होती है और कई बार ये भयावह स्थिति आ जाती है कि कई बार जब सिचुएशन खराब हो जाती है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि व्हिच एंटीबायोटिक टू बी गिवन। उनको जब तक वो कल्चर टेस्ट नहीं कर लेते, कल्चर टेस्ट में भी फाइंडिंग्स सही नहीं आ जाती, तब तक वो दुविधा में रहते हैं कि व्हिच एंटीबायोटिक टू बी गिवन। सो ऐसी परिस्थिति पैदा कभी ना होने दे दोस्तों। तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी मेडिसिन ना लें, स्पेशली एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी ना लें। डॉक्टर अगर ज़रूरत समझते हैं, आप अपने जो लोकल फिजिशियन हैं उनके पास आप जाते हैं, अगर वो ज़रूरत समझेंगे तो ही एंटीबायोटिक आपको लेना है। नहीं तो आपको जो वो मेडिसिन देंगे, प्राइमरी मेडिसिन, वो लेके आपको रेस्ट करना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, आई विल नॉट टेल यू द नेम, वो स्पेशली डिफाइंड हो जाएगी। बड़ी कंट्रीज में एंटीबायोटिक डॉक्टर पहले लिखते ही नहीं है। नॉर्मली हमारे कंट्री में भले लिख देते हों, लेकिन अदर कंट्रीज में, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक डायरेक्टली वो लिखते ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पर्स में वो डॉक्टर स्पेसिफिकली एक चीज़ और बताए कि कई बार आपके पर्स में कुछ मेडिसिन होता है, डाइजिन होती है, पेंटापेट्राजोल टैबलेट होता है, आपका पैरासीटामोल टैबलेट होता है, कॉम्बीफ्लैम टैबलेट होता है। कई तरह के कॉमनली यूज्ड मेडिसिन लोग अपने बैग में लेके चलते हैं। आपके प्रोफेशनल फील्ड में हो या कहीं और में हो, आप कॉमनली कहीं ट्रैवल कर रहे हो और कोई बोला कि यार मुझे सर दर्द हो रहा है, आप मुझे एक टैबलेट दे दीजिए। आप क्या करेंगे? वो टैबलेट दे दिए। बोला, वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वो टैबलेट से वो इंसान मर भी सकता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो उसको कौन सा टैबलेट सूट करता है, कौन सा टैबलेट उसको सूट नहीं करता है। आपको मालूम ही नहीं है। जब तक आप मेडिकली ट्रेंड नहीं है, तब तक आप कॉमनली कोई भी मेडिसिन देने में आप परहेज करिए, दीजिए मत। आपके पास है, यू टॉलरेट,
कि भाई है मेरे पास में, कोई इमरजेंसी ऐसी होती है, अगर कोई बगल में हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तब एक बार सोचा भी जा सकता है। लेकिन जो मेडिसिन आप अपने लिए रखे हो, आप अपने कॉमनली यूज्ड मेडिसिन अपने साथ रखे हैं, उस मेडिसिन को आप किसी को भी न दें, नहीं तो आपका जो ये भलाई का काम है वो बुराई में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मणिपाल के डॉक्टर थे, वो फिजिशियन थे, बोले कि वो पर्टिकुलर एक पिल्स उसको फेंट कर सकता है, बहुत सारी वो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है उसके ऑर्गन्स को, और बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन को इनवाइट कर सकता है। इसलिए कभी भी जो है ना, उसमें भी है कि आप जो है लाभ हानि, मरण जीवन और जस अपजस, भगवान ने बोला कि हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ 6 चीज़ हम अपने पास रखते हैं। तो आपने दिया उसको जस के लिए कि चलो उसकी भलाई हो जाएगी, लेकिन वो अपजस का घर भी हो सकता है और आप ट्रबल में लैंड हो सकते हैं, क्योंकि तब लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगी। जब कुछ हो जाएगा तो देन यू विल लैंड अप इन इश्यूज। सो नेवर एवर give any medicine simply to anybody, because you never know this medicine will react with that particular person। और एक चीज़ और मुद्दे पे बात की है, वो सेप्सिस के बारे में बात कर रहे थे कि कई बार हमारी जो बॉडी की प्रतिरोधन क्षमता जो होती है, हमारा जो फाइटिंग फोर्स है हमारी बॉडी का, वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, कई बार अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। वो सेप्सिस के बारे में बता रहे थे, और हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूँगा। एक चीज़ और टॉपिक उन्होंने किया, प्रोस्टेट के बारे में उन्होंने बात किया। प्रोस्टेट जो है वो अभी पहले के ज़माने में आप ये सोचिए कि प्रोस्टेट जो है एक ओल्ड एज डिजीज में काउंट होता था। 60 साल से ऊपर वाले लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती थी, जो एक मेल ग्रंथि है। फीमेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेल ग्रंथि है। जो कई बार क्या होता है कि आदमी जब यूरिनेशन को जाता है, मेल स्पेशली, पुरुष जब भी जाते हैं और उनको लगता है कि हमारा यूरिन जो है उस फ्लो से पास नहीं हो रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, उनको इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, जलन हो रही है, और वो ये समझ के बैठ जाते हैं कि ये एजिंग प्रोसेस है, इस वजह से ये सब सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में प्रोस्टेट एक दूसरी समस्या की तरफ उभर के आ रहा है। वो 60 साल वाली तो आप भूल ही जाइए, आज 40 साल से ऊपर के बच्चों को, बंदों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी यूरिन ठीक से पास नहीं होती है। वो 1-2 साल तो उनको समझने में ही लग जाता है कि ये समस्या हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। और पता चला कि वो होते होते आपका जो प्रोस्टेट है ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में चला जाता है, और कई बार वो आपका जो एक्सट्रैक्शन का जो ये है उसको सप्रेस करने लगता है, और आपके पास ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं बचता, ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता है। तो आपको जब भी आपके यूरिन में इश्यूज आ रहा है, आप अपने एज की परवाह मत करिए कि मैं 40 साल में ही मुझे ये क्यों हो रहा है। आजकल 40 साल से स्टार्ट हो चुका है ये। तो अपने इमीडिएट फिजिशियंस के पास, अपने जो आपके घरेलू फिजिशियन हैं उनसे आप मिलिए। अगर उनसे हो जाता है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, देन इट्स ओके। अगर वो सजेस्ट करते हैं कि आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाने में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सर बात कर रहे थे इस मुद्दे पे, वो ये बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि वो इन्फेक्शन जो है यूरिन का इतना बढ़ जाता है कि वो कई बार ब्लड आने लगता है यूरिन में, उसके बाद वो वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगती है, फीवर होने लगता है। इसका मतलब कई बार ये होता है कि वो जो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि वो किडनी तक पहुंच सकती है, और कई बार वो जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए वो ये कह रहे थे कि अगर आपको थोड़ी समस्या है, उसको आप दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपका यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करेंगे, आपका फ्लो कैसा है, आपका पीएसए टेस्ट करेंगे, बेसिक ब्लड टेस्ट है जो वो एसर्टेन करता है कि आपकी तकलीफ कितने लेवल की है। और ये 2 चीज़ करेंगे, आपका कल्चर टेस्ट करेंगे यूरिन का, और वो करने के बाद वो एसर्टेन करते हैं कि आपको कौन सी टैबलेट दी जाए, आपका ग्रेड क्या है प्रोस्टेट का, उसके हिसाब से आपको टैबलेट कौन सी दी जाए। और एक पिल्स आपको ऑपरेशन की भयावह स्थिति से बचा सकता है, और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी को लीड कर सकते हैं।
इसलिए मेरा सलाह ये है, जो उन्होंने कहा है वही बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर आपको प्रोस्टेटिक इशू आ रहा है, स्पेशली यूरिन में कोई भी इशू आ रहा है, आप उसको कभी भी हल्के में न लें, क्योंकि वो जो है किडनी तक को बर्बाद कर सकता है और आपकी जो जीवन शैली है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो आप अर्जेंट अपने फिजिशियन से संपर्क करें। यही मैं इनपुट आपको देना चाहूँगा जो मुझे अभी मिला है। आपको अपने को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के सदस्यों को भी मोटिवेटेड रखिए, अच्छा विचार रखिए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।